नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वाईडी क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है साबुन एवं अपमार्जक, सोप एवं डिटर्जेंट। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक साबुन एवं अपमार्जक। देखिए, सोप एवं डिटर्जेंट या साबुन एवं अपमार्जक जो है उसमें जो डिटर्जेंट शब्द है उसका अर्थ क्या होता है। डिटर्जेंट शब्द का अर्थ होता है टू वाइप क्लीन, अर्थात स्वच्छ करने वाला, साफ करने वाला या स्वच्छ करने वाला। इसका मतलब डिटर्जेंट जो होते हैं वो साफ करने वाले पदार्थ होते हैं और इन्हीं में साबुन और अपमार्जकों का अध्ययन किया जाता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे साबुन के बारे में कि साबुन क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, सफाई कैसे करते हैं, इनकी कोई कमी भी है या नहीं है। तो देखिए, साबुन क्या है। साबुन सबसे पहले बना अपमार्जक है। अपमार्जक मतलब सफाई करने वाला पदार्थ। सबसे पहले साबुन बना था, उसके बाद जो है वो अपमार्जक जिन्हें हम डिटर्जेंट या जिन्हें हम सर्फ कहते हैं, लोकल लैंग्वेज में हम जिन्हें सर्फ बोलते हैं ना, वो बाद में बनी थी। सबसे पहले साबुन बना था। इसका मतलब सबसे पुराना अपमार्जक कौन है? साबुन है। सबसे पुराना अपमार्जक कौन है? साबुन है। अब बात करते हैं साबुन की परिभाषा क्या है। साबुन की परिभाषा क्या है? तो साबुन की परिभाषा क्या होती है? दीर्घ श्रृंखला वाले वसा अम्लों के। दीर्घ श्रृंखला वाले वसा अम्ल क्या होते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन एक बार परिभाषा पे बात करें तो दीर्घ श्रृंखला वाले वसा अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण ही साबुन कहलाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि दीर्घ श्रृंखला वाले जो वसा अम्ल है उनकी क्रिया जब सोडियम व पोटेशियम के क्षारों के साथ करवाएंगे तो जो हमें लवण प्राप्त होंगे वही साबुन होगी। वही क्या होगी? साबुन होगी। मतलब क्या हुआ कि दीर्घ श्रृंखला वाले जितने भी वसा अम्ल हैं उनकी क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से करवाने पर जो लवण बनते हैं वो साबुन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? साबुन। दीर्घ श्रृंखला वाले वसा अम्ल की क्रिया सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाने पर जो लवण बनते हैं वही साबुन कहलाते हैं। अगर आपसे वो साबुन की परिभाषा पूछता है तो आप एक बड़ा ही सिंपल सा स्टेटमेंट लिख सकते हो कि दीर्घ श्रृंखला वाले वसा अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण ही साबुन कहलाते हैं। अब बात करते हैं ये दीर्घ श्रृंखला वाले वसा अम्ल क्या होते हैं। देखिए, दीर्घ श्रृंखला वाले वसा अम्ल जो होते हैं उनमें कार्बन परमाणुओं की संख्या 12 से लेकर 18 तक होती है, यानी एक लंबी कार्बन परमाणु की श्रृंखला आपको पाई जाती है। और ये दीर्घ श्रृंखला वाले जो वसा अम्ल होते हैं इसके बने हुए जो लवण होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं और जल में घुलनशील होने के कारण ये साबुन बनाने में प्रयुक्त होते हैं, जिससे जल में आसानी से घुलकर सफाई की क्रिया को आसानी से कर देते हैं। तो इनमें कुछ उदाहरण ले रहे हैं। ये उदाहरण वही है जो हमारी बुक में दिए हुए हैं, तो इसलिए बुक से बाहर नहीं जा रहे, लेकिन बुक में दिए उदाहरणों को मैं सूत्र के साथ बता रहा हूं। तो हमारी बुक में जो उदाहरण दिए हुए हैं उसमें स्टेरिक अम्ल दिया हुआ है। स्टेरिक अम्ल का सूत्र होता है C17H35COOH। इसी प्रकार दूसरा जो दिया हुआ है पोमेटिक अम्ल दिया हुआ है। पोमेटिक अम्ल का सूत्र होता है C15H31COOH। और तीसरा दिया हुआ है ओलिक अम्ल। ओलिक अम्ल का सूत्र होता है C17H33COOH। तो स्टेरिक अम्ल हो गया C17H35COOH। उसके बाद पोमेटिक अम्ल हो गया C15H31COOH। और उसके बाद हमारा हो गया ओलिक अम्ल हो गया C17H33COOH। तो ये हमारे दीर्घ श्रृंखला वाले वसा अम्ल थे। अब हम पढ़ते हैं कि साबुन बनती कैसे है या साबुनीकरण क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं साबुनीकरण के बारे में। तो देखिए, साबुनीकरण के बारे में हम पढ़ते हैं। साबुनीकरण क्या होता है? साबुनीकरण क्या होता है? वसा अम्लों को, हमने अभी भी क्या कहा कि जो उच्च वसा अम्ल है उन वसा अम्लों को सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन के साथ, देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड अथवा लिख लीजिए, यहाँ पे यहाँ अथवा अच्छा रहेगा, अथवा या तो सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। कब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं, कब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं, ये भी हम समझेंगे। देखिए क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड अथवा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन के साथ गर्म करने पर साबुन बनता है। यह प्रक्रिया साबुनीकरण कहलाती है। वसा अम्लों को सोडियम हाइड्रोक्साइड अथवा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन के साथ गर्म करने पर साबुन बनता है। यह प्रक्रिया साबुनीकरण कहलाती है।
यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? साबुनीकरण कहलाती है, सेपोनिफिकेशन कहते हैं इसे। तो देखिए अभिक्रिया देखिए क्या होता है, CH2COR, CH3OR, CH2COR, ये क्या है? ये उच्चवसीय अम्ल है। ये क्या है? उच्चवसीय अम्ल। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि सर ये R क्या है? ये R कहां से ले आए आप? ठीक है, तो ये जो R है ना, ये R दीर्घ कार्बन श्रृंखला को दर्शाता है। दीर्घ कार्बन श्रृंखला को दर्शाता है। R किसको दर्शाता है? दीर्घ कार्बन श्रृंखला। ठीक है, अगर हम पूरा सूत्र लिखेंगे तो बहुत बड़ा सूत्र हो जाएगा ये। तो R के रूप में हमने रख दिया कि R वो चेन है, वो श्रृंखला है जो इसके साथ जुड़ी हुई है। R हम कहेंगे दीर्घ कार्बन श्रृंखला को। तो जैसे देखिए, अगर मैं एक बात करूं कि C17 H35 COOH, देखिए यहां हमने क्या लिया? CH2 C जोड़ लो। ठीक है, तो ये जो बचा हुआ पार्ट है CH2, तो देखिए अलग इसको करें तो C17 H35 CH2 COO। ठीक है, तो देखिए क्या बच जाएगा ये, इसको आप ऐसे लिख दीजिए कि COO C17 H35 CH2। ठीक है, अब ये जो बड़ा वाला श्रृंखला है इसको हमने मान लिया R। इसको क्या मान लिया? R मान लिया। तो जो दीर्घ कार्बन श्रृंखला है इसको हमने मान लिया R। तो ये R जो दीर्घ कार्बन श्रृंखला को दर्शाता है, यानी उच्चवसीय अम्ल, इसके साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, या तो सोडियम हाइड्रोक्साइड लीजिए या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्षार के रूप में लीजिए। ये हो गए उच्चवसीय अम्ल। सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हमने क्षार के रूप में लिया और फिर इसकी क्रिया करवाई तो हमारे पास 3RCOONA या 3RCOOK। अब देखिए ये जो R है ना, इसके जगह आप कोई भी वसीय अम्ल ले सकते हो, कोई भी वसीय अम्ल। R उस वसीय अम्ल के अनुसार अपने आप यहाँ पे प्रतिस्थापित हो जाएगा। ये बन गया हमारा साबुन और ये बन गया उत्पाद ग्लिसरॉल। इसके साथ कई बार प्रश्न में, छोटे प्रश्न के रूप में ये भी पूछ लेता है कि जब साबुनीकरण की अभिक्रिया होती है तो उसके दौरान साबुन के साथ सह उत्पाद के रूप में क्या बनता है? साबुन के साथ सह उत्पाद के रूप में क्या बनता है? तो आप उत्तर दोगे ग्लिसरॉल। क्या दोगे? ग्लिसरॉल। तो देखिए यहां क्या बन गया? ग्लिसरॉल बन गया और क्या बन गया? साबुन। अब देखिए अगर हमें कठोर साबुन बनाना हो, कठोर साबुन से क्या मतलब है? कपड़े धोने वाला साबुन। कपड़े धोने वाला साबुन बनाना हो, कठोर साबुन बनाना हो, तब तो हम क्षार लेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। तब हम क्या लेंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार लेंगे। अगर हमें कठोर साबुन बनाना हो तो कठोर साबुन बनाना हो तो हम सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार लेंगे और उससे हमारा ये जो कठोर साबुन है ये बन जाएगा, जिसे हम कपड़े धोने का साबुन कहते हैं। लेकिन अगर हमें सॉफ्ट सोप बनाना हो या मृदु साबुन बनाना हो, नरम या मृदु साबुन बनाना हो, जैसे जो नहाने वाले साबुन होते हैं या शैम्पू होते हैं या सेविंग क्रीम जो होते हैं, ये सभी सॉफ्ट सोप होते हैं या मृदु साबुन के उदाहरण होते हैं। नहाने वाला सोप, नहाने वाला साबुन, और जो सेविंग क्रीम के जो काम में आता है वो साबुन, शैम्पू जो होते हैं या जो आजकल जो लिक्विड सोप आते हैं हाथ धोने के लिए, वो सभी सॉफ्ट सोप होते हैं। उनको बनाने के लिए हम जो है वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को काम में लेंगे। किसको काम में लेंगे? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को। और उनसे जो साबुन बनेगी वो ये बनेगी, ये होगी सॉफ्ट सोप या मृदु साबुन। क्या होगी? मृदु साबुन। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि अलग अलग क्षार जो है क्यों लेते हैं इसमें। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कठोर साबुन को बनाने में और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग मृदु साबुन के निर्माण में किया जाता है। याद रखिए, साबुन बनाने में हमेशा उच्च वसीय अम्लों का उपयोग ही किया जाता है। उच्च वसीय अम्लों का उपयोग ही किया जाता है। साबुन बनाने में उच्च वसीय अम्लों का उपयोग ही किया जाता है। क्यों? क्योंकि केवल उच्च वसीय अम्ल के जो लवण होते हैं, जिन्हें हम साबुन कह रहे हैं, यानी उच्च वसीय अम्ल की क्षार से क्रिया करवाने पर जो लवण बनेंगे वे ही जल में घुलनशील होते हैं। वे क्या होते हैं? जल में घुलनशील होते हैं। और जब जल में घुलनशील होंगे तभी तो वो आगे सफाई की क्रिया कर पाएंगे। तो इसलिए जो साबुन होते हैं वो उच्च वसीय अम्लों से बनते हैं और उच्च वसीय अम्लों के ही बनाते हैं, क्योंकि उच्च वसीय अम्लों के लवण जल में घुलनशील होते हैं, अतः वे सफाई की क्रिया आसानी से कर पाते हैं। अब देखिए, ये हमने साबुन के बारे में पढ़ा। इसके साथ साथ अब देखिए पारदर्शी साबुन बनाते हैं। कई बार आपने ट्रांसपेरेंट सोप या पारदर्शी साबुन भी देखा होगा। ठीक है, पारदर्शी साबुन या ट्रांसपेरेंट सोप भी देखा होगा। पारदर्शी साबुन बनाने के लिए ये जो साबुन बनता है इसमें ग्लिसरीन मिला के रख देते हैं। क्या रख देते हैं? ग्लिसरीन मिला के रख देते हैं, जिसके अंदर इसके अंदर की जो अशुद्धियां हैं वो खत्म हो जाती है और साबुन हो जाता है पारदर्शी। क्या हो जाता है? साबुन पारदर्शी हो जाता है। ग्लिसरीन का उपयोग
पारदर्शी साबुन बनाने के लिए करते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स है अलग से जो मैं आपको लिखवा देता हूं। चलिए आगे बात करते हैं इसमें। तो लिख लेते हैं इसमें सोडियम साबुन, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्षार से बने साबुन कठोर होते हैं, कठोर होते हैं। इन्हें कपड़े धोने का साबुन भी कहते हैं। कपड़े धोने का साबुन भी कहते हैं। मतलब अगर आपको कपड़े धोने का साबुन बनाना है ना, तो आप क्षार के रूप में किसका उपयोग करोगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड का। किसका उपयोग करोगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड का। अगला पॉइंट हम लिखते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, क्षार से बने साबुन मृदु या सॉफ्ट होते हैं। मृदु सॉफ्ट होते हैं। इसका उपयोग टॉयलेट सोप, इसका उपयोग टॉयलेट सोप, शैम्पू या लिक्विड सोप, शेविंग क्रीम, शेविंग क्रीम आदि बनाने में करते हैं। अब बात करते हैं कि पारदर्शी साबुन, पियर्स सोप, एडवर्टाइजमेंट में सबने देखा हुआ, टीवी में ऐड आता है पियर्स सोप का। तो वो पारदर्शी साबुन कैसे बनते हैं? साबुन निर्माण की प्रक्रिया के दौरान, साबुन निर्माण की प्रक्रिया के दौरान यदि इसमें ग्लिसरीन मिला दिया जाए, ग्लिसरीन, देखिए वो ग्लिसरॉल था, ये ग्लिसरीन है, ठीक है, याद रखिएगा, ग्लिसरीन मिला दिया जाए, ग्लिसरीन मिला दिया जाए तो पारदर्शी साबुन का निर्माण होता है। तो पारदर्शी साबुन का निर्माण होता है। हमने क्या पढ़ा कि साबुन निर्माण की प्रक्रिया के दौरान यदि इसमें ग्लिसरीन मिला दिया जाए तो पारदर्शी साबुन का निर्माण होता है। अब देखिए, जब साबुन बनाते हैं तो जो लवण के रूप में साबुन बनता है ना, वो घुला हुआ रहता है, यानी द्रव अवस्था में साबुन होता है। तो उसको ठोस रूप में प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं? तो इसमें एक अलग पॉइंट हम ऐड कर देते हैं, एक और पॉइंट, कि साबुन को ठोस रूप में प्राप्त करने के लिए, ठोस रूप में प्राप्त करने के लिए इसमें सोडियम क्लोराइड मिला देते हैं, जिससे यह अवक्षेपित हो जाता है, जिससे ये क्या हो जाता है? अवक्षेपित हो जाता है, जम जाता है। आप इसे लिख सकते हो, जम जाता है।
उसके बाद साबुन को अलग कर लेते हैं और ग्लिसरॉल को अलग कर लेते हैं। इससे हमारा साबुन जो है वो कठोर होकर अलग हो जाएगा। तो साबुन को ठोस रूप में प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, इसमें सोडियम क्लोराइड, नमक जो होता है ना, नमक सोडियम क्लोराइड, वो मिला देते हैं और जिससे ये अवक्षेपित हो जाता है या जम जाता है। तो ये हमने पढ़ा साबुन के बारे में। यहाँ हमारा साबुन का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। अब हम पढ़ेंगे साबुन के दोष के बारे में। साबुन में एक दोष भी है, उसके बारे में पढ़ेंगे। क्या है वो दोष, चलिए देखते हैं। देखिए साबुन का एक दोष भी है। साबुन का दोष क्या है, बात करते हैं। साबुन जो है, साबुन मृदु जल में तो कार्य करते हैं, मृदु जल में तो कार्य करते हैं, परंतु कठोर जल में नहीं, कठोर जल में नहीं। अब हम ये पढ़ेंगे। देखिए ये साबुन की कमी होगी ना कि साबुन मृदु जल में, सॉफ्ट वाटर जो होता है ना, जो हमारे यहाँ पाया जाता है वो सॉफ्ट वाटर है, उसमें जो लवण है वो नहीं पाए जाते, कैल्शियम में जो ये दूसरे जो आयन है वो नहीं पाए जाते। जबकि जहाँ हार्ड वाटर होता है, यानी जो कुओं का पानी होता है या शेखावाटी जो एरिया क्षेत्र है वहां का जो पानी है वो हार्ड वाटर है, उसमें साबुन कार्य नहीं करता। तो ये इसका एक दोष हो गया। ऐसा क्यों होता है, सबसे पहले जानते हैं। क्योंकि कठोर जल में कैल्शियम Ca+2, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम, आयन पाए जाते हैं, जो कि साबुन के सोडियम आयनों को विस्थापित कर अघुलनशील लवण बनाते हैं तथा अवक्षेपित हो जाते हैं, जिससे सफाई का कार्य पूर्ण नहीं हो पाता है। इस समस्या को दूर करने के लिए डिटर्जेंट या अपमार्जक का उपयोग किया जाता है। देखिए क्या होता है, साबुन सॉफ्ट वाटर यानी मृदु जल में तो कार्य करेगा, लेकिन कठोर जल जो होता है यानी जो हार्ड वाटर होता है उसमें काम नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन पाए जाते हैं। क्योंकि कठोर जल में क्या पाए जाते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन पाए जाते हैं। ये जो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन होते हैं, ये जो साबुन के सोडियम आयन होते हैं, साबुन का सूत्र क्या था, RCOONA, ठीक है। तो जो सोडियम आयन थे उनको ये विस्थापित कर देते हैं, उनको उनकी जगह से हटा देते हैं और खुद उनकी जगह जुड़ जाते हैं। खुद उनकी जगह जुड़ते ही ये ऐसे लवण बना लेते हैं जो ठोस होते हैं यानी जमने वाले होते हैं, ठीक है। और
अघुलनशील होते हैं और ये जल में घुलते नहीं है, यानी ऐसे लवण बन जाएंगे। अब साबुन जब वो ऐसे लवण में बदल जाएगी जो अघुलनशील है, जल में अघुलनशील यानी जल में घुलती भी नहीं है, और क्या है वो अवक्षेपित हो जाती है, वो वहां पे जम जाती है। इसका मतलब अब वो साबुन वहां पे जम गई, घुलेगी नहीं, तो अब वो सफाई का कार्य नहीं करेगी। इस प्रकार साबुन कठोर जल में अनुपयोगी है, किसी काम का नहीं है, उपयोगी नहीं है। तो फिर कठोर जल में कार्य करने के लिए हमें डिटर्जेंट या अपमार्जक का उपयोग करना पड़ता है। अब हम पढ़ेंगे कि अपमार्जक क्या होते हैं और वो किस प्रकार कठोर जल में कार्य कर पाते हैं। ठीक है, उनमें ऐसी क्या खास बात है कि वो साबुन की तरह जमते नहीं है लेकिन कठोर और मृदु जल दोनों में ही कार्य कर लेते हैं, तो वो हम पढ़ेंगे अपमार्जक में। मैं एक बार देख लेता हूं, आप इस हट जाता हूं, आप इसको देख लीजिए, माफ कीजिएगा। अब हम बात करते हैं अपमार्जकों के बारे में कि अपमार्जक या डिटर्जेंट क्या होते हैं। तो सबसे पहले देखिए अपमार्जक क्या होते हैं। अपमार्जक मृदु व कठोर जल दोनों में कार्य करते हैं। इसका मतलब इनका सफाई के लिए जो है ना बहुत ज्यादा उपयोग होगा। क्यों? क्योंकि भी मृदु और कठोर जल दोनों में कार्य कर रहे हैं, तो जहां भी मृदु जल होगा वहां तो इनका उपयोग होगा ही होगा। इसके अलावा जहां कठोर जल, जहां साबुन कार्य नहीं कर रहा है वहां तो यही उपयोगी, और कोई चीज वहां साबुन तो काम में आएगी नहीं। इसका मतलब इनका व्यापक उपयोग है, बहुत ज्यादा उपयोग होता है किसका? अपमार्जक का। क्यों? क्योंकि ये मृदु व कठोर जल दोनों में कार्य करते हैं। अब देखिए इन्हें साबुन रहित साबुन भी कहा जाता है। अपमार्जकों को क्या कहा जाता है? साबुन रहित साबुन भी कहते हैं। अब देखते हैं अपमार्जक की परिभाषा क्या होती है। हमारी बुक के अकॉर्डिंग देखें तो अपमार्जक क्या है? अपमार्जक सोडियम एल्किल सल्फेट तथा सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट होते हैं। इतना ही लिखा हुआ है। अपमार्जक क्या होते हैं? सोडियम एल्किल सल्फेट ROSO3Na+ सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट होते हैं। ठीक है, इसी परिभाषा को मैं व्यापक रूप से आपको समझाता हूं कि आखिर ये कह क्या रहा है। ये क्या कह रहा है कि साबुन जो होते हैं ना, साबुन वो सल्फोनीकरण क्रिया के द्वारा बनते हैं। साबुन क्या होते हैं? सल्फोनीकरण क्रिया से प्राप्त सल्फेट लवण होते हैं। मतलब ये हुआ कि जितने भी कार्बनिक पदार्थ हैं, लंबी श्रृंखला वाले कार्बनिक पदार्थ पर की सल्फोनीकरण क्रिया द्वारा, यानी उनकी क्रिया जब सल्फेट से करवाते हैं, सल्फोनीकरण क्रिया करवाते हैं, तब हमें सल्फेट लवण प्राप्त होते हैं। क्या होते हैं? सल्फेट लवण प्राप्त होते हैं। और वो सल्फेट लवण ही क्या कहलाते हैं? अपमार्जक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अपमार्जक कहलाते हैं। यानी जो लंबी श्रृंखला वाले कार्बनिक पदार्थ का, अगर आपको पूछे कि अपमार्जक कैसे बनते हैं, तो लंबी श्रृंखला वाले कार्बनिक पदार्थों की सल्फोनीकरण क्रिया करवाने पर जो सल्फेट लवण प्राप्त होते हैं वे ही अपमार्जक कहलाते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं। लंबी श्रृंखला वाले कार्बनिक पदार्थों की सल्फोनीकरण क्रिया करवाने पर जो सल्फेट लवण प्राप्त होते हैं वे ही अपमार्जक कहलाते हैं। लंबी श्रृंखला वाले कार्बनिक पदार्थों का सल्फोनीकरण क्रिया करवाने पर जो सल्फेट लवण प्राप्त होते हैं वे ही क्या कहलाते हैं? अपमार्जक कहलाते हैं। लेकिन हमारी बुक में इतना दिया हो तो आप इतना भी याद कर सकते हो, जैसा हमारे जो अभी बोर्ड का जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए आप इतना याद कर सकते हो। अब सल्फोनीकरण क्रिया से प्राप्त सल्फेट लवण क्या होते हैं? अपमार्जक होते हैं। इसका मतलब इस लाइन का मतलब मैंने आपको अभी बता दिया है। अब देखिए ये कठोर जल में कैसे कार्य करते हैं। अब हम ये बात करते हैं कठोर जल में अपमार्जक कैसे कार्य करते हैं। देखिए होता क्या है, वही प्रोसीजर होता है जो पहले हुआ था कि कठोर जल में क्या होते हैं? कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन पाए जाते हैं। ये कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन यहां भी ये जो सल्फेट आयन है उनको यहां जो ये सोडियम आयन है उसको विस्थापित करेंगे और सल्फेट लवण बनाएंगे। क्या बनाएंगे? सल्फेट लवण बनाएंगे। लेकिन इस बार क्या होगा, ये जो सल्फेट लवण बनाते हैं, ये जो सल्फेट लवण बनाएंगे ये जल में घुलनशील होंगे। ये क्या होंगे? जल में घुलनशील होंगे। और जल में घुलनशील होने के कारण सफाई क्रिया में कोई बाधा नहीं आती है। सफाई क्रिया में कोई बाधा नहीं आती है, अतः अपमार्जक आसानी से सफाई की क्रिया कर पाते हैं और विक्षेपित नहीं होते। दोबारा बताता हूं मैं कि अपमार्जक जो होते हैं उनमें
उनके अंदर भी कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन जो है वो सोडियम आयनों को विस्थापित करते हैं और विस्थापित करने के बाद सल्फेट लवणों का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? सल्फेट लवणों का निर्माण। ये जो सल्फेट के लवण होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं। क्या होते हैं? जल में घुलनशील होते हैं, अतः सफाई की क्रिया में कोई बाधा नहीं डालते। इसलिए साबुन मृदु व कठोर जल दोनों में ही कार्य करते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि साबुन जो होते हैं, साबुन की एक बहुत बड़ी समस्या यह है कि साबुन अगर लंबी कार्बनिक श्रृंखला वाले यौगिक से बना है, जिसकी श्रृंखला शाखित श्रृंखला है, यानी ब्रांचेज अगर उसकी है, शाखित श्रृंखला है, शाखित श्रृंखला होने के कारण ये जैव अनिम्नीकरणीय होते हैं, यानी बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होते हैं, यानी प्रकृति में आने के बाद आसानी से इनका अपघटन नहीं होता है, ये आसानी से डिस्पोज नहीं होते हैं। डिस्पोज नहीं होने के कारण ये पर्यावरण प्रदूषण फैलाते हैं। क्या फैलाते हैं? पर्यावरण प्रदूषण फैलाते हैं। यही अपमार्जकों की एक मुख्य समस्या है कि अपमार्जक जो होते हैं वो पर्यावरण प्रदूषण के लिए जिम्मेदार होते हैं। किसके लिए? पर्यावरण प्रदूषण के लिए जिम्मेदार होते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी जो लंबी शाखित श्रृंखलाएं होती है उनका जल्दी से जैव निम्नीकरण नहीं होता है। इसलिए आजकल क्या करते हैं, कम लंबी श्रृंखला लेते हैं लेकिन कम शाखित श्रृंखला लेते हैं। कार्बन की लंबी श्रृंखला हो लेकिन शाखित श्रृंखला नहीं हो, कम शाखित श्रृंखला हो, जिससे उसका जैव निम्नीकरण आसानी से हो जाए और वो पर्यावरण प्रदूषण ना फैलाए, उनसे अपमार्जकों का निर्माण किया जाता है। तो ये समस्या भी हमारी हल हो चुकी है। इसके अलावा बात करते हैं अपमार्जकों में। अपमार्जक जो होते हैं उनकी कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए, यानी उनके द्वारा कपड़ों को चमकीला प्रदान करने के लिए, व्हाइटनेस बढ़ाने के लिए कपड़ों की, उनमें कुछ अलग से पदार्थ मिला दिए जाते हैं। जैसे कि बात करें जो अपमार्जक होते हैं उनकी क्षमता बढ़ाने के लिए उनमें अकार्बनिक फॉस्फेट, सोडियम पेरोक्सीबोरेट तथा कुछ प्रतिदीप्त यौगिक मिलाए जाते हैं, जिससे उनकी क्षमता जो है वो बढ़ जाती है। और क्षमता बढ़ने के कारण अपमार्जक जो है उनका उपयोग भी दिनों दिन बढ़ रहा है। तो ये हमने पढ़ा अपमार्जकों के बारे में। देखिए, अब साबुन व अपमार्जक जो होते हैं वो सफाई की क्रिया कैसे करते हैं, अब हमें ये पढ़ना है। तो याद रखिए, साबुन व अपमार्जक दोनों ही सफाई की क्रिया मिसेल निर्माण क्रिया के द्वारा करते हैं। अपमार्जक हमारा ये इतना ही है, यहाँ पर कंप्लीट होता है। हमने ये भी बात कर ली है कि अब ये दोनों मृदु व कठोर जल दोनों में कार्य कैसे करता है। तो हमने पढ़ा था कि जो अपमार्जक होते हैं वो यहां भी जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन, कठोर जल के जो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन है वो यहां भी सोडियम आयनों को विस्थापित करके लवण तो बनाते हैं, लेकिन ये लवण चूंकि जल में घुलनशील है इसलिए सफाई की क्रिया में बाधा नहीं डालते। तो हमने अपमार्जक के बारे में पूरा पढ़ लिया कि अपमार्जक क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन क्या होती है, कैसे बनते हैं, ये सभी। और अपमार्जक जो होते हैं वो मुख्य रूप से पर्यावरण प्रदूषण के लिए जिम्मेदार होते हैं, लेकिन इसको भी हल कर लिया गया है। अगर हम कम शाखा वाले लंबे कार्बनिक पदार्थों का उपयोग करके अपमार्जक बनाएं तो वो जैव निम्नीकरणीय होते हैं। तो अपमार्जक और साबुन, यहां हमारा अपमार्जक कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं कि अपमार्जक व साबुन सफाई क्रिया कैसे करते हैं। तो अपमार्जक व साबुन जो होते हैं दोनों ही सफाई क्रिया मिसेल निर्माण क्रिया द्वारा करते हैं। अब ये मिसेल निर्माण क्रिया क्या है ये हमें अब पढ़ना है। मिसेल निर्माण क्रिया के बारे में हमें अब पढ़ना है। तो अब हम पढ़ेंगे मिसेल निर्माण व साबुन से शोधन क्रिया। साबुन से शोधन क्रिया, मिसेल निर्माण व साबुन से शोधन क्रिया। ये साबुन से सफाई कैसे होती है और मिसेल बनता कैसे है ये हमें पढ़ना है। देखिए, साबुन क्या होता है, मान लीजिए हम स्टीयरिक साबुन का एक उदाहरण लेते हैं। स्टीयरिक साबुन, स्टीयरिक साबुन, स्टीयरिक साबुन क्या होगा, स्टीयरिक अम्ल। स्टीयरिक अम्ल का सूत्र क्या था, स्टीयरिक अम्ल C17H35 C17H ये था स्टीयरिक अम्ल। तो इसकी क्रिया C17H35COOH प्लस 3NaOH। तो इससे क्या बनेगा, C17
H35COONA प्लस ग्लिसरॉल, और ये हमारा बन गया स्टीयरिक सॉप, स्टीयरिक साबुन या स्टीयरिक सॉप। ये हमारा स्टीयरिक साबुन बन गया। अब देखिए, जब आप इस साबुन को लोगे तो ये क्या होगा, पानी में घुलेगा। पानी में घुलते ही ये आयनित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आयनित हो जाएगा। कैसे, मान लीजिए C17H35COONA, इसको हमने जल में घोला, ठीक है। ये साबुन था, सोप हमारा साबुन है, कौन सा, स्टीयरिक साबुन है। इसको हमने जल में घोला तो ये बन जाएगा C17H35CO- प्लस Na+। क्या ये आयनित हो गया, बिल्कुल, ये एक्वेटिक जल में घुला हुआ है, आयनित हो गया, ठीक है। अब हम सुविधा के लिए ये जो है लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला, इसको मान लेते हैं R, ठीक है। इसको अगर R मानेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, RCOO- और Na+, ये हो जाएगा RCOO- Na+ हो जाएगा। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, ये जो है इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, इस हिस्से को हम ऐसे लिख सकते हैं COO-। ये तो क्या हो गया, R, ठीक है। R को हम क्या बोल सकते हैं, हाइड्रोकार्बन श्रृंखला, हाइड्रोकार्बन श्रृंखला, हाइड्रोकार्बन श्रृंखला हो गई। और ये हो गया ध्रुवीय सिरा, ये क्या हो गया, ध्रुवीय सिरा, जो दूसरा भाग है ये। तो ये हमारा इस प्रकार ये जो बना है, ये संरचना बनी है। ये कब बनी, जब साबुन ने जल के अंदर आयनित हो गया, साबुन जल के अंदर आयनित हो गया। अब आगे बात करते हैं, आगे क्या होता है। देखिए, ये जो सिरा है, COO-, ये हाइड्रोकार्बन सिरा जो होता है, देखिए हाइड्रोकार्बन जो भाग होता है, ये हाइड्रोकार्बन भाग, हाइड्रोकार्बन भाग, ठीक है। ये जल विरागी होता है। क्या होता है, जल विरागी होता है। जल विरागी मतलब जल से दूर भागने वाला या जल से क्रिया ना करने वाला, जल के साथ आकर्षण नहीं रखने वाला, जल विरागी होता है। जबकि ये जो ध्रुवीय भाग होता है, ये होता है ध्रुवीय भाग, ये ध्रुवीय भाग होता है, जो जल स्नेही होता है। क्या होता है, जल स्नेही होता है। अब देखिए, सफाई की क्रिया के दौरान, जब साबुन से सफाई की क्रिया होती है, उस सफाई की क्रिया के दौरान, सफाई की क्रिया के दौरान, जल विरागी हाइड्रोकार्बन भाग पानी के अंदर की ओर तथा ध्रुवीय भाग बाहर की ओर रहता है, बाहर की ओर रहता है। इस प्रकार जिस संरचना का निर्माण होता है, जिस संरचना का निर्माण होता है, वह मिसेल कहलाती है। वह क्या कहलाती है, मिसेल कहलाती है। वह मिसेल कहलाती है। वह क्या कहलाती है, मिसेल। देखिए क्या होता है, सफाई की क्रिया हम करते हैं ना साबुन से, साबुन से जब सफाई की क्रिया करेंगे तो ये जो हाइड्रोकार्बन भाग है ये तो चला जाएगा जल के अंदर की ओर, जबकि ध्रुवीय भाग जो है ना वो बाहर की ओर निकला रहता है। और इस प्रकार ये जो मिसेल के जो अणु है, साबुन के जो अणु है, ये इस प्रकार व्यवस्थित हो जाते हैं कि अंदर वाला भाग हाइड्रोकार्बन और बाहर वाला ध्रुवीय भाग। इस प्रकार ये व्यवस्थित होकर जो संरचना बनाते हैं उसे मिसेल कहते हैं। क्या कहते हैं, मिसेल। अब देखते हैं कि ये सफाई कैसे करता है।
कि साबुन आखिर सफाई करता कैसे है। तो देखिए, अधिकतर जो गंदगी होती है हमारे कपड़ों में, देखिए जो भी गंदगी हमारे कपड़ों में होती है वो तेल, ग्रीस या ऑयली होती है, यानी वसीय जो गंदगी होती है वही होती है, यानी हाइड्रोकार्बन गंदगी होती है जिसमें कार्बन हाइड्रोजन होते हैं, तेल आदि की गंदगी होती है। तो मान लीजिए कि साबुन हमने घोला और ये जो है वो गंदगी है जिसे हम बोलते हैं डर्ट या गंदगी, वसा युक्त, अशुद्धि, या हम बोल सकते हैं गंदगी, कपड़ों पे चिपका हुआ जो कण है गंदगी है। अब ये जब पानी में घुलेगा तो जो हमारे साबुन के जो अणु हैं वो इस प्रकार व्यवस्थित हो जाएंगे। साबुन के जो अणु हैं वो कैसे इस प्रकार व्यवस्थित हो जाएंगे। देखिए, हाइड्रोकार्बन भाग अंदर की ओर, जबकि जो जल स्नेह ध्रुवीय भाग है वो बाहर की ओर। जल विरागी हाइड्रोकार्बन भाग अंदर की ओर, जबकि जो जल स्नेही ध्रुवीय भाग है वो बाहर की ओर रहता है। ठीक है, इस प्रकार ये जो संरचना बनती है ये मिशेल संरचना होती है। ये क्या होती है? मिशेल संरचना होती है, मिशेल संरचना। अब देखिए, ये जो हाइड्रोकार्बन भाग है ये इस वसायुक्त गंदगी के चारों ओर एक घेरा बना लेता है, घेरा बना लिया इसने। अब चूंकि वसा जो है, वसा हाइड्रोकार्बन में भी वसा होती है। वसा क्या है? हाइड्रोकार्बनित होते हैं, वसा हाइड्रोकार्बन होते हैं। और हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है, ये हाइड्रोकार्बन ही तो ये हमारी श्रृंखला है। और ये वसा जो है, जो गंदगी के रूप में है, वो भी तो एक हाइड्रोकार्बन है। इस कारण इनका आपस में क्या होता है? जुड़ाव हो जाता है। इस कारण इनका आपस में क्या होता है? जुड़ाव होता है। और जब जुड़ाव होने के कारण ये इस गंदगी को यहाँ पे पकड़ लेते हैं। क्या होते हैं? ये इस गंदगी को यहाँ पे क्या कर लेंगे? पकड़ लेंगे। गंदगी को यहाँ पे पकड़ के रख लेंगे। और पकड़ के रखने के कारण जब हम कपड़े को बाहर निकालेंगे, कपड़े को पानी से बाहर निकालेंगे, तो ये जो ध्रुवीय सिरा है, ठीक है, वो जल के साथ जुड़ाव रखता है, जल के साथ इसका आकर्षण है, तो ये तो रहना चाहिए जल में। और जल में रहने के कारण ये गंदगी और ये हाइड्रोकार्बन युक्त सिरा जो है वो भी जल में ही रह जाते हैं और हमारा कपड़ा जो है वो साफ होकर बाहर आ जाता है। कपड़ा जो है वो साफ होकर कहाँ जाता है? बाहर हो जाता है। और इस प्रकार मिशेल निर्माण की क्रिया के दौरान सफाई की क्रिया हो जाती है। तो इसको मैं लिखवा देता हूं, आपको कैसे लिखेंगे कि मिशेल निर्माण से सफाई कैसे करते हैं। तो देखिए, इसमें आप लिख सकते हो अधिकांश गंदगी तेलीय या वसा निर्मित होती है, जिसके चारों ओर मिशेल घेरा बनाकर उसे जकड़ लेते हैं, तथा ध्रुवीय सिरा जल स्नेही होने के कारण जल के अणुओं के साथ जुड़ जाता है। अतः जब हम कपड़े को पानी से बाहर निकालते हैं तो गंदगी पानी के अंदर ही रह जाती है और
हो जाता है, चूंकि साबुन के अणु समान रूप से ऋणावेशित होते हैं, अतः वे अवक्षेपित नहीं होते तथा जल में ही रह जाते हैं। इस प्रकार साबुन द्वारा सफाई की क्रिया संपन्न होती है। देखिए होता क्या है कि अधिकांश गंदगी जो होती है वो तेलीय या वसा निर्मित होती है, जिसके चारों ओर मिसेल घेरा बनाकर उसे जकड़ लेते हैं। मिसेल क्या करेंगे, चारों ओर घेरा बनाकर जकड़ लेंगे। अब देखिए हाइड्रोकार्बन का मिसेल है, हाइड्रोकार्बन की गंदगी है, गंदगी को जो मिसेल ने पकड़ रखा है, और मिसेल जो है वो किससे जुड़ा होता है, ध्रुवीय सिरे से जुड़ा होता है। ध्रुवीय सिरा क्या होता है, जल स्नेही होने के कारण वो जल के अणुओं के साथ जुड़ जाता है। ध्रुवीय सिरा जल स्नेही होने के कारण जल के अणुओं से जुड़ जाता है। इसका मतलब ध्रुवीय सिरा जल के साथ जुड़ा है, जल हाइड्रोकार्बन श्रृंखला से जुड़ा है, हाइड्रोकार्बन श्रृंखला जो है वो गंदगी से जुड़ी है। इसका मतलब ये तीनों जुड़े हैं। अब हम कपड़े को जो बाहर निकालेंगे, कपड़े को जो पानी से बाहर निकालते हैं, तो ध्रुवीय सिरा जो है वो पानी के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए गंदगी पानी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के साथ जुड़ी होने के कारण पानी के अंदर ही रह जाती है और कपड़ा क्या होता है, स्वच्छ हो जाता है। चूंकि साबुन के अणु समान रूप से ऋणावेशित होते हैं, अतः ये अवक्षेपित नहीं होते, यानी जमते नहीं है पानी में और जल में ही घुलनशील अवस्था में रह जाते हैं। इस प्रकार साबुन द्वारा सफाई की क्रिया संपन्न हो जाती है। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट होता है। अगले एक क्लास वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमारे जो पेपर होगा इसमें इसका कितना मार्क्स है, कितने का इसका सिलेबस है, किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। तो हमारा यह लेसन कंप्लीट होता है। आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।